फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीजीए क्रिएटिव क्लासेस विद विजय सर में। हम लोगों ने इससे फर्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोगों ने डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात कर ली थी। तो एक टाइप इसका और रह गया है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ से ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। हम लोग यहाँ से बात करेंगे, अब दो टाइप पढ़ चुके थे, थर्ड टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसका एक एग्जांपल है। पहले हम एग्जांपल को समझते हैं, उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, जैसे मान लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो आइडेंटिटी का मीनिंग ही होता है 1। तो यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स यहाँ पर जो हमने लिखी है, नॉन डायगोनल पोजीशन पर सभी एलिमेंट हमारे 0 हैं और डायगोनल एलिमेंट्स केवल 1 है। तो 1 है, इसीलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखो एक बार ये किस किस मैट्रिक्स में लाई करेगी, पहले उसको हम समझते हैं। 3x3 सबसे पहला पॉइंट इसमें आया है। इन पॉइंट्स को हम ढंग से समझेंगे, पॉइंट से हमें पता लगेगा कि ये मैट्रिक्स कौन कौन सी मैट्रिक्स में लाई करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है, मान लो ये m और ये n, ये वाली वैल्यू हमारी m है और ये वाली वैल्यू हमारी n है। तो फर्स्ट पॉइंट है m इज इक्वल टू n। जब m हमारा n के इक्वल है तो इस केस में जो मैट्रिक्स हमारी होगी वो मैट्रिक्स होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद केवल डायगोनल एलिमेंट्स हमें गिवन हो, बाकी नॉन डायगोनल पोजीशन पर एलिमेंट 0 हो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी स्क्वायर का ही एक पार्ट हमने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये देखो यहाँ पर वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बाकी सभी एलिमेंट्स 0 हैं लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स ही हमें गिवन है, ठीक है। तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गई। अब डायगोनल मैट्रिक्स में भी अगर हम देखें तो हम लोगों ने कल ही लेक्चर में पढ़ा था स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल पोजीशन पर तो एलिमेंट 0 होते ही हैं, लेकिन डायगोनल पोजीशन पर जो भी एलिमेंट हमारे होते हैं वो सभी सेम एलिमेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये तीनों ही सेम है, ये तीनों ही हमारे डायगोनल पोजीशन के जो एलिमेंट है वो तीनों ही सेम है। तो इसका मतलब ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स भी हो गई। अब लास्ट कंसेप्ट क्या है, स्केलर मैट्रिक्स भी हमने बता दी यहाँ पर। अब जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी हमारे 1 हैं, तो 1 है इसलिए हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो जाएगी। तो समझो पहले इसको, ये इसलिए मैंने बताया है ये तीन हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप होते हैं, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी, ठीक है। और तीनों दो को हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था और बचा हुआ एक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो सेकेंड लेक्चर में। तो आइडेंटिटी से क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मान लो ए हमारे पास मैट्रिक्स है, तो यानी ए आई जे एम और एन, मान लो एम और एन ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है। अब कंडीशन देखो कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे, मतलब नॉन डायगोनल पोजीशन पर सभी एलिमेंट हमारे 0 हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए आई जे इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल कब होगा, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। जिसमें आई जे के इक्वल नहीं है उस केस में हमें एलिमेंट क्या मिलेगा, वहाँ पर 0 मिलेगा। अब सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, मान लो ये 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल कब होगा यहाँ पर, जब i इज इक्वल टू जे। दैट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमें समझ में आना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सभी मैट्रिक्स हैं। अगर हम इसको ये बोलें क्या ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स तो वैसे भी है, और ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगी। अच्छा, तो इसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग बात कर रहे थे स्क्वायर मैट्रिक्स से, ये सभी टाइप हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आती है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, क्लियर है।
नल का मतलब होता है एम्प्टी मैट्रिक्स, यानी उसके अंदर कोई भी सेट नहीं होगा। तो फाइनली अगर चाहो तो हम इसको लिखे एग्जांपल से एक बार देखते हैं। मान लो ये मैट्रिक्स हमने लिख दी 0 0 0, हमने बोला है कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। एलिमेंट का मतलब एलिमेंट 0 होगा, मतलब हम यहाँ पर सेट थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो हम इसको केवल इस तरह से लिखे, मतलब कर्ली ब्रैकेट में ऐसे ही लिख के भेज देंगे या 5 से रिप्रेजेंट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमने बताया नल का मतलब यहाँ पर है कि उसके अंदर एलिमेंट केवल 0 होगा। तो फाइनली हम उसको ओ भी बोल सकते हैं। जैसे कहीं पर अगर दिया गया है कि एक मैट्रिक्स हमारे पास ओ है, तो ओ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई है। तो सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, नल मैट्रिक्स। क्लियर है ना, क्योंकि ओ का मतलब ओ रिप्रेजेंट किसको करता है, नल। और नल मैट्रिक्स हमें ये समझ में आएगा कि ये 3x3 ऑर्डर किया या 2x2 ऑर्डर किया है, वो तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। फिलहाल एलिमेंट उसके अंदर 0 होगा, ठीक है। तो जो हमारी नल मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हम इसको नहीं बोल सकते हैं, स्क्वायर में अब लिख सकते हैं, रेक्टेंगल में लिख सकते हैं। सपोज करो ये वाली मैट्रिक्स हमने स्क्वायर में लिख दी है, अब अगर हम रेक्टेंगल में लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 और 0, यानी 2x3। 2 रो है हमारे पास और 3 कॉलम है, तो ये भी हमारी नल मैट्रिक्स है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गया है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, तो देखो इक्वल से ही, इसकी नेम से ही हमें क्लियर पता लग रहा है इक्वल का मतलब क्या है। इक्वल का मीनिंग है कि उनके ऑर्डर्स सेम होने चाहिए और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तभी तो इक्वल मैट्रिक्स होगी। एग्जांपल अगर हम इसका दें, मान लो ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 और 7, क्लियर है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। और बी कोई मैट्रिक्स भी है 2 3 4 और 5 6 और 7। अब ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों ही आपस में इक्वल हैं। समझो पहले इसको, हमारे पास ए है वो अलग मैट्रिक्स है और बी हमारे पास वो अलग मैट्रिक्स है। अब डिफरेंस, और दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि जो एलिमेंट इसके पास है वही एलिमेंट इसके पास है, तो ए किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। तो यहाँ से नोट में पॉइंट, 2 पॉइंट हम यहाँ से लिख सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स के लिए। पहला पॉइंट ये है कि सेम ऑर्डर, जो भी मैट्रिक्स हमारी हो इक्वल मैट्रिक्स की जब हम बात करेंगे तो 2 मैट्रिक्स आपस में जब ही इक्वल हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर्स कैसे होने चाहिए, सेम ऑर्डर। जैसे ये देखो, ये 2x3 ऑर्डर किया है और ये भी हमारे पास 2x3 ऑर्डर, पता है ना। सबसे पहले हम रो को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग कॉलम। तो रो तो हमारे पास 2 है और कॉलम हमारे पास 3 है, तो ये भी 2x3 ऑर्डर किया और ये भी 2x3, तो यानी कि सेम ऑर्डर। सेकंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट को अगर हम देखें तो इसमें हमें समझ में आ रहा है कि ए और बी इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो जब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है तो दूसरा केस हो गया यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी इक्वल लिख सकते हो या सेम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हो गया। सपोज करो अब यहाँ पर मान लो कोई, यहाँ पर हमने x दे दिया अननोन, यहाँ पर 4 ना होके x आ गया, कि एक हमारे पास यहाँ पर x आ गया और ये यहाँ पर 4 दिया गया, और तुमसे पहले ही इन्होंने बोल दिया ये दोनों ही हमारी इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। अब इस केस में जब हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट अगर हमें करनी है तो x किसके करस्पॉन्डिंग है, 4 के। तो फाइनली डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे x इज इक्वल टू 4। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है जो हमारी इक्वल मैट्रिक्स होंगी तो इक्वल मैट्रिक्स में उनके ऑर्डर्स भी सेम होंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। अच्छा तो स्टूडेंट, अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, इन द मैट्रिक्स ए राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कितने टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर हमें गिवन है, और इन एलिमेंट्स हमें लिखने कि A13 क्या होगा, A21 क्या होगा। देखो ये सब लिखने से पहले हम एक बार इसको R1 R2 में डिवाइड करते। देखो यहाँ से ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3, ठीक है। सेम इसी तरह से ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3 और ये हो गया हमारे पास C4। देखो यहाँ से R1 R2 R3 और ये हो गया C1 C2 C3 और C4, हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। देखो यहाँ से अब हमसे बोला गया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है क्वेश्चन फर्स्ट,
सॉल्यूशन की जब हम बात करें तो सॉल्यूशन में फर्स्ट हमें दिया गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो यहां से नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज हमें कितनी गिवन है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हमें कितने गिवन है 4। तो ऑर्डर इसका हो गया 3/4। पहला तो सॉल्यूशन इसका ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब सेकंड हमें दिया गया है राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमें इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना है। सेकंड का सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो देखो यहां से इसको हम ये भी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि 3 × 4 यानी ये हो गया 12। फॉर्मूले में भी हमने ये बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हमारी है हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स एंड दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऑर्डर हो गया 3/4 और 3 का 4 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो 12 हो गए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब थर्ड यहाँ पर केस क्या है, थर्ड में बोला गया राइट द एलिमेंट्स A13। तो देखो यहाँ से जब हम A13 की बात करें तो 1 का मतलब है पहली आई होता दूसरा जे, यानी कि फर्स्ट रो को मेंटेन करता है और दूसरा कॉलम को। तो पहली रो का और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम यानी 19। तो ये हो गया 19। देखो पहले हम इसको कर कैसे रहे हैं, फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो R1 फर्स्ट है और थर्ड कॉलम तो थर्ड देखो कॉलम, तो ये हो गया 19 फर्स्ट रो का। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है A21, तो A21 का मतलब दूसरी रो है, हमारे पास सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मतलब आंसर हो गया 35। सेम कंडीशन देखो यहाँ से A33 का मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी -5। बिल्कुल ठीक इसी तरह से दिया गया A24 का मतलब है यहाँ पर सेकंड रो है और फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम यानी 12। लास्ट हमारे पास रह गया A23। तो A23 की जब हम बात करेंगे तो A23 में देखो सेकंड रो है और थर्ड कॉलम, 23 दिया गया ना, सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी 5/2। ये तीनों के आंसर हो गए। फर्स्ट एक्सरसाइज जिन स्टूडेंट ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो उन्हें इस क्वेश्चन में कोई मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। अच्छा, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है, इन ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। एक मैट्रिक्स है जिसमें ओवरऑल 24 एलिमेंट्स हैं, बोला गया उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या है। इंट्रोडक्शन वीडियो में लास्ट में हमने समझाया भी था ये, ठीक है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है इसका। एक बार देखो इसको, इसमें दिया गया इन ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं। तो देखो यहाँ से 24 एलिमेंट्स हैं। हम जब इसके पॉसिबल ऑर्डर अगर फाइंड आउट करेंगे तो पॉसिबल ऑर्डर का मतलब है हम m और n का प्रोडक्ट करेंगे जिसमें हमें 24 मिलना चाहिए। तो फर्स्ट से शुरुआत करेंगे, अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 24 में करें तब भी 24 आएगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या, 2 का मल्टीप्लाई जब हम 12 में करेंगे तब भी 24 आएगा। थर्ड केस 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 24, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 6 में करेंगे तो भी 24 आएगा। 5 के केस में आएगा नहीं, ठीक है। अब 6 के केस में ले लो, 6 4 जस्ट रिवर्स कर दो इसका 24, यानी कि ये हो जाएगा 8 और 3, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 12 और 2, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 24 और 1। तो यानी कि इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो गए, पॉसिबल ऑर्डर जब यहाँ से हम लिखेंगे, पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू फर्स्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 6,
6 क्रॉस 4 12 और 2 हो गया यहाँ से, और लास्ट हमारे पास है 24 और 1। देखो ये पॉसिबल ऑर्डर हो गए इसके। पॉसिबल ऑर्डर का मतलब क्या है, एम और एन का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 24 मिलना चाहिए। इस तरह से हम आसानी से मतलब बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आसान कैलकुलेशन है, इसको हम तुरंत ही कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला अगर 13 एलिमेंट होते, अभी तक तो 24 का क्वेश्चन था कि 24 एलिमेंट हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। अब इन्होंने क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछ लिया, अगर 13 एलिमेंट्स अगर इसमें यहाँ पर होते तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होते। तो देखो यहाँ से 13 की जब हम बात करें तो 13 को तुम लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई 13 लिख सकते हो, या क्योंकि 13 हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, जैसे यानी 13 का और तो कोई फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, तो 1 13 कर सकते हो या 13 1 कर सकते हो। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो गए, 1 13 लिख दो या 13 1 लिख दो। ठीक है, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। दो हमने यहाँ से ऑर्डर फाइंड आउट कर लिए हैं, 24 के पॉसिबल ऑर्डर और 13 के पॉसिबल ऑर्डर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करा दिया था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एज इट इज है, क्वेश्चन नंबर जो हमने जो थर्ड क्वेश्चन जो छुड़वा दिया ना उस क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बिल्कुल एज इट इज है। ठीक है, उसको करना है, अटेम्प्ट करना है। अगर नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताओ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। ये हमें इसके एलिमेंट्स के बने, हमें 2x2 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले हम जनरल मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे 2x2। देखो यहाँ से सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जनरल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हम करेंगे। देखो यहाँ से A11 A12 A21 और A22, तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई 2x2 की, ये जनरल मैट्रिक्स है। अब उसके बाद फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तो हम इसमें केवल फर्स्ट और थर्ड को ही सॉल्व कराएंगे, सेकंड पार्ट बिल्कुल इजी है। क्लियर है, तो फर्स्ट पार्ट एक बार देखो यहाँ से, पहला एलिमेंट है इसका A11, यानी I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया A11, तो ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 4 अपॉन 2। फाइनली यहाँ से कट हो गया, आंसर आ गया 2। ये है A11। इसी तरह से जब हम A12 निकालेंगे तो 12 का मतलब है अब I की वैल्यू हो गई 1 और J की वैल्यू हो गई 2, इसका कर दो स्क्वायर अपॉन 2, यानी हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2। तो फाइनली हो गया 9 अपॉन 2, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। अब इसी के साथ जब यहाँ से हम A21 फाइंड आउट करेंगे तो A21 का मतलब है ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 1 अपॉन 2 स्क्वायर, तो 2 और 1 यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 2। तो फाइनली यहाँ पर ये आ जाएगा 9 अपॉन 2। इसके बाद लास्ट एलिमेंट हमारे पास रह गया है A22। लास्ट एलिमेंट है A22, यानी I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है। तो जैसे ही हम इस कंडीशन में इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा A22 इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 16 अपॉन 2। फाइनली यहाँ से कितना आ गया 8। ठीक है, इसको पुट करने का मेथड क्या, पहले उस पर ध्यान दो। A11 A12 A21 A22 और A22, ठीक है, A22 की वैल्यू मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है, क्योंकि I और J पहली वैल्यू I की होती है, दूसरी वैल्यू J की, उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें पुट कर दिया। अब हमारे पास ये सभी एलिमेंट निकल के आ गए, A11 भी है, A12 भी है, A21 भी है और A22 भी है। तो जितने ही एलिमेंट्स निकले हैं सभी हम जनरल मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही हम पुट करेंगे तो रिक्वायर मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। देखो यहाँ से A11, तो ये निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 11 हमें दिया गया था 2, क्योंकि 11 कितना निकल के आया था यहाँ पर 2। उसके बाद A12 कितना निकल के आया 9 अपॉन 2, तो यहाँ से हमने लिख दिया 9 अपॉन 2। उसके बाद A21 भी 9 अपॉन 2 है और A22 हमें दिया गया 8। ठीक है, दैट इज द रिक्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट कंडीशन। ये हमें जो मैट्रिक्स की हमें ज़रूरत थी फर्स्ट पार्ट के लिए, वो मैट्रिक्स हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था, सेकंड पार्ट होमवर्क में, उसको खुद से सॉल्व करना है। एक बार थर्ड पार्ट को हम देखते हैं। मैट्रिक्स हमें ये गिवन जनरल मैट्रिक्स हमने लिख ली है, बिल्कुल मेथड वही, बिल्कुल एज इट इज कंडीशन हम यूज करेंगे। देखो यहाँ से सबसे पहले A11,
तो ए वन वन का मतलब है ये वन है वो आई की वैल्यू है और वन है वो जे की वैल्यू है। तो जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस के 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये फाइनली हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो फाइनली हो गया 9 अपॉन 2। पहली कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई। दूसरी देखो यहाँ से A12 आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू हो गई 2, यहाँ से स्क्वायर करो इसका, तो फाइनली यहाँ से आएगा 1 प्लस के 4 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ आ जाएगा 25 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर ये आ जाएगा 5 अपॉन 2, 5 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 अपॉन 2। थर्ड कंडीशन क्या है A21, तो 21 का मतलब अब आई की वैल्यू हमारे पास 2 है और जे की वैल्यू है 1, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो फाइनली ये हो जाएगा 2 प्लस के 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया 16 अपॉन 2, कट करोगे इसको तो ये आ जाएगा 8। लास्ट हमारे पास है यहाँ पर A22, तो 2 प्लस के 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो फाइनली यहाँ पर क्या आएगा ये 2 प्लस के 4 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 प्लस 2 यानी 6 का मतलब 36 अपॉन 2, कट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 18। तो ओवरऑल हमने यहाँ से A11, A12, A21 और A22 ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या होगी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स अब A11, A12 और A21 इन सभी की वैल्यू हम इसमें पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 9 अपॉन 2, 25 अपॉन 2, 8 और 18, ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह एज इट इज है, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मॉडुलस गिवन है, तो नया फंक्शन आया हुआ है, एक बार इसको हम सॉल्व कराते हैं, सेकंड पार्ट खुद से करना है, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि हमें जो मैट्रिक्स जो कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, वो 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। इसमें हम लिखना ये भूल गए, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, या लिख सकते हो कंस्ट्रक्ट 3/4, ठीक है। जो हमें मैट्रिक्स जो कंस्ट्रक्ट करेंगे वो 3/4 की हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पहले देखो यहाँ से सॉल्यूशन के लिए जनरल मैट्रिक्स को जब हम लिखते हैं, तो जनरल मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिख दिए 3/4 का मतलब है 3 रोज होनी चाहिए और 4 कॉलम्स होने चाहिए, यानी A11, A12, A13 एंड A14, A21, A22, A23 एंड A24, तो 31, 32, 33 और 34 ये हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर ली, ठीक है, जिसका ऑर्डर है 3/4। 3 रो हैं, ये वाली हमारी क्या होती हैं, ये वाली हमारी रो होती हैं और ये वाले हमारे कॉलम्स होते हैं, ये वाले हमारे कॉलम C1, C2, C3, C4, ठीक है। 3 रो हैं और 4 कॉलम, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/4। अब हमें फर्स्ट और सेकंड 2 रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमें चाहिए, तो हम फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कराएंगे, एक बार इसको समझो। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर दिया गया, जब हम लेके चलेंगे A11 एलिमेंट्स, हमें 12 एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं, बिल्कुल ध्यान दो। अब हालांकि मल्टीप्लिकेशन को हम ज़्यादा लेंथी लेके नहीं जाएंगे, मन में ही हम उसको सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा हम कर क्या रहे हैं। देखो एक बार इसको A11, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, और प्लस यहाँ पर हो गया 1, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 -3 + 1, -3 + 1 यानी -2, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता तो प्लस का 2, तो यहाँ पर निकल के आएगा 2 से 2 कट हो गया, आंसर आ गया इसका 1। इसके बाद दूसरा नंबर है A12, जब हम A12 की बात करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1/2 -3 × 1 + के 2, तो देखो एक बार इसको मन में ही सॉल्व करेंगे, -3 + 2 यानी -1, मॉडुलस के बाद प्लस का 1, तो आंसर आएगा यहाँ से 1/2। थर्ड A13, तो A13 का मतलब यहाँ पर आ गया 1/2, 1 मल्टीप्लाई प्लस के यहाँ पर आ गया 3, तो +3 -3 0, तो 0/2 यानी कि 0। ये 3 एलिमेंट्स हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिए और रिमेनिंग 6 एलिमेंट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखो एक बार इसको 1/3 तक हो गया। उसके बाद 1/4, तो 1/4 की जब हम बात करें यहाँ पर A14, तो 1/2 और
-3 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 4, तो यहाँ पर ही आंसर आएगा 1/2। देख लेना मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू देता है। कोई भी कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से समझो, क्वेश्चन को हम समझा किस तरह से रहे। 2/1, जब हम 2/1 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से -3 मल्टीप्लाई 2 यानी 3 2 जा 6, तो माइनस का 6 प्लस 1 यानी -5, तो मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू देगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5/2। थर्ड इसका दिया गया 823, देखो सॉरी 822, तो अब ये भी 2 हो गया और ये भी 2 है, ठीक है। अब एक एक हम इसको कम करते चले जाएंगे तो 4/2 हो जाएगा, तो 4/2 का मतलब हो गया यहाँ पर फाइनली 2। उसके बाद 823, तो 823 में हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया, देखो यहाँ से 823, तो ये तो रहेगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3, एक वैल्यू और कम कर दो तो 3/2। कैलकुलेशन करके देखेंगे सब समझ में आएगा। एक बार देखो इसको, -3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 2 जा 6, -6 प्लस 3 यानी माइनस का 3, मॉडुलस के बाद पॉजिटिव वैल्यू यानी 3/2। इसी के साथ यहाँ पर हम लिखेंगे 824 का मतलब है एक वैल्यू हम यहाँ से और कम कर देंगे तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 2/2, कट करके आंसर आ गया 1, ठीक है। इसके बाद A31, अब हम लास्ट सीरीज पे आ गए, 31 32 4 एलिमेंट हम और कैलकुलेट करेंगे। A31, तो A31 का मतलब है 1/2, अब यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के हो गया 1, तो देखो यहाँ से 3 3 जा 9, माइनस का 9 प्लस 1 यानी माइनस का 8, तो मॉडुलस के बाद प्लस का 8 प्लस के 8/2 यानी यहाँ पर आ गया 4। उसके बाद A32 1/2 -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 2, एक वैल्यू कम कर देंगे 7/2। उसके बाद A33 1/2 -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 3, एक वैल्यू और कट कर दो यहाँ से 6/2 यानी आ गया यहाँ पर 3। अब लास्ट नंबर हमारे पास रह गया है 3 4, ठीक है। तो लास्ट नंबर जब हमारे पास रह गया 3 4, तो 3 4 का मतलब है यहाँ पर 1/2 -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 4, एक नंबर और कम कर दो तो 5/2। तो देखो यहाँ से हमने A11 A12 A13, ठीक है, A14 21 22 23 24 31 32 33 और 34 सारे नंबर कैलकुलेट कर लिए, यानी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हमें जो भी चाहिए थे सभी हमने कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, रिक्वायर मैट्रिक्स हमने सभी एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लिए, तो रिक्वायर मैट्रिक्स जैसे ही हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ से जो मैट्रिक्स हमें चाहिए थे वो मैट्रिक्स मिल जाएगी। 1 1 एलिमेंट है 1 और 1 2 एलिमेंट्स है 1/2, ठीक है, और 1 3 एलिमेंट है 0 और 1 4 एलिमेंट है 1/2। उसके बाद 2 1 है 5/2, उसके बाद है 2, ठीक है, उसके बाद 2 3 एलिमेंट है 3/2, 2 4 एलिमेंट है हमारे पास 1, 3 1 एलिमेंट है हमारे पास 4, 3 2 एलिमेंट है हमारे पास 7/2 और 3 3 एलिमेंट है हमारे पास 3 और 3 4 एलिमेंट है हमारे पास 5/2, और यही मैट्रिक्स हमें कैलकुलेट करनी है। देखो ये वाला क्वेश्चन हमने सिर्फ इसलिए कराया था क्योंकि इसमें मॉडुलस गिवन था, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह एज इट इज है। तो ये वाला पार्ट आपको सेकंड जो पार्ट है ये खुद से सॉल्व करना है। अच्छा, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, हम क्वेश्चन नंबर 6 को अब देखते हैं। हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इक्वल इन्होंने हालांकि यहाँ पर बोला नहीं कि इक्वल मैट्रिक्स हैं, लेकिन इक्वल का साइन लगा हुआ है। इक्वल का साइन का मतलब देखो इक्वल का साइन है तो इक्वल मैट्रिक्स होंगे। एक बार ऑर्डर को चेक कर सकते हो, ये भी 2/2 की है और ये भी 2/2। देखो यहाँ से ये और ये केवल 1/1 की है और ये भी 1/1 की, क्लियर है ना। तो ये सभी हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। और हमसे बोला गया यहाँ से और इक्वल मैट्रिक्स भी हैं, तो मुझसे बोला गया एक्स वाई और जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो एक्स वाई जेड जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ से फर्स्ट केस में जब हम यहाँ से x को इक्वेट कर दो डायरेक्टली, तो देखो x किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल, x की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। y किसके इक्वल हो गया, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखो x 1 के इक्वल है और y का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 4, तो y इक्वल यहाँ से हो जाएगा 4 डायरेक्टली क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स हैं। और z किसके करेस्पॉन्डिंग है 3 के, तो z इक्वल यहाँ से आ जाएगा 3। तो x y और z तीनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है क्योंकि ये हमारी इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स में हमने 2 पॉइंट्स लिखाए थे कि सेम ऑर्डर्स की होंगी और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, जब ये 1 है तो ये भी 1 होगा क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये होगा।
अगर ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। जस्ट इससे पहले हमने समझाया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। सेकंड क्वेश्चन में जिन स्टूडेंट को ये कंसेप्ट अभी नहीं समझ में आया है तो इस लेक्चर की स्टार्टिंग देखो। स्टार्टिंग में हमने हमने कुछ स्टेप्स का डिस्कशन किया था। नल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स के बारे में भी मैंने बात की थी। इक्वल मैट्रिक्स के बारे में जो मैंने बात की है उसको ढंग से समझो तभी आसानी से समझ में आने लगेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका क्या है? तो सेकंड पार्ट दो, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो गया? 6 से इक्वल। इक्वेशन हम बनाते हैं यहाँ से, एक्स प्लस वाई इस केस में 6 से इक्वल हो गया। क्लियर है? 5 प्लस जेड, दो 5 प्लस जेड ये 5 के इक्वल हो गया। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो दैट्स मीन जेड इक्वल आ गया यहाँ से 0। तो एक की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। एक्स वाई का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो गया? 8 के इक्वल। यानी अगर हम यहाँ से देखें तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अगर यहाँ से एक्स इक्वल निकालें तो 8/y, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जो हमने सेकेंड इक्वेशन यहाँ से कैलकुलेट किया उसको हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे। देखो यहाँ से पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसे ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे तो ये हो जाएगा 8/y प्लस के वाई इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 8 प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। यानी इसको जब हम और सॉल्व कर लें तो ये यहाँ से निकल के आएगा वाई स्क्वायर माइनस के 6y प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। 8 के अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए और प्लस करके 6 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इतना करने के बाद अब इसके फैक्टर हम निकालेंगे। तो जैसे ही हम इसके फैक्टर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये निकल के आएगा वाई 4 प्लस के 2y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आगे जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस के 4y प्लस, ठीक है, माइनस के 2y और प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। y को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो y माइनस के 4, उसके बाद माइनस के 2 को कॉमन ले लेंगे तो y माइनस के 4। तो फाइनली यहाँ से इक्वल में 0 चल रहा है, इक्वल में 0 लेके चलेंगे तो फाइनली यहाँ से y माइनस 4 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से हमने लिख लिया है। अब ये फैक्टर जो निकल के आए हैं, ठीक है, अब इसको ऊपर हम लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ से y माइनस के 4, एक बार हम y माइनस के 4 को 0 के इक्वल कर देंगे और एक बार y माइनस के 2 को 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से निकल जाएगा y इज इक्वल टू 2 और यहाँ से निकल जाएगा y इक्वल 4। अब देखो यहाँ से z की तो पॉसिबल वैल्यू 0 यहाँ पर हमने आसानी से फाइंड आउट कर ली है। अब y की मेरे पास दो वैल्यू आ गई हैं। देखो यहाँ से अगर y की वैल्यू जब 4 होगी, x प्लस वाई 6 से इक्वल है, जब y इक्वल 4 है तो x इक्वल यहाँ पर निकल के आएगा 2। अब जब y इक्वल यहाँ से 2 है तो यहाँ पर x इक्वल निकल के आएगा 4। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के लिए z की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। जब हमने ये x की वैल्यू इस वाली कंडीशन में पुट की तो फॉर्मेशन यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिल गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, 8 के ऐसे फैक्टर किए, प्रोडक्ट करके 8 आना चाहिए, प्लस करके 6 यानी 4 प्लस 2, 4 2 जा 8 और 4 प्लस 2 यानी 6। जब इसको फाइनली सॉल्व किया तो y की दो वैल्यू आ गई। जब y इज इक्वल टू 4 है तो y इक्वल जब यहाँ पर हम 4 पुट करेंगे तो x इक्वल 2 निकल के आएगा। जब y की वैल्यू 4 है उस टाइम x की वैल्यू 2 होगी और जब y की वैल्यू 2 है तो उस टाइम x की वैल्यू 4 होगी। अच्छा, अब इसी के साथ लास्ट पार्ट हमारा रह गया। ठीक है, लास्ट पार्ट का एक बार सॉल्यूशन से भी देखो इसको डायरेक्टली, क्योंकि 1 बाय 1 है तो इक्वेट जब हम इसको करेंगे तो इक्वेट करने मतलब है x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारा हो गया 9 के इक्वल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड x प्लस जेड ये हो गया हमारे पास 5 के इक्वल, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और एंड y प्लस के जेड इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो यहाँ से ये पूरी वैल्यू जब इक्वेट करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड ये 9 के इक्वल हो गया, x प्लस जेड ये 5 के इक्वल हो गया, y प्लस जेड ये 7 के इक्वल हो गया। क्लियर है? इतना हमने इसको कर लिया। अब इनको सॉल्व करो। जब हम y प्लस जेड को जब इसमें पुट करेंगे या इसको हम इसमें पुट करेंगे, तो दोनों ही सिचुएशन है। मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड को पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे ही y प्लस जेड को यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा y प्लस जेड, और y प्लस जेड किसके इक्वल है? 7 इज इक्वल टू 9, तो x इक्वल यहाँ से कितना निकल के आ गया? 2। क्लियर है? जब x इक्वल यहाँ से 2 निकल के आ गया तो जो तुम्हारे पास x की वैल्यू निकली है उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करो। यानी तुम यहाँ से लिख सकते हो पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो जैसे ही x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो 2 प्लस के z इज इक्वल टू 5, तो z इक्वल यहाँ से निकल के आ जाएगा 3।
अब तुम्हारे पास x की भी वैल्यू आ गई है और z की भी वैल्यू आ गई, और रिमेनिंग केवल तुम्हें y कैलकुलेट करना है। तो x और z की दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू x एंड z, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। x और z को दोनों को ही हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास 2 है और z की वैल्यू 3 है, ये 9 के इक्वल है, तो 3 और 2 हो गया 5 हमारे पास। तो यहाँ से y इक्वल निकल के आएगा 4। तो देखो यहाँ से x, y और z तीनों की वैल्यू को हमने कैलकुलेट। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 7 को खुद से सॉल्व करना है क्योंकि वो भी इक्वल मैट्रिक्स वाला ही है, आसान क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की जब हम बात करें तो 8 क्वेश्चन में हमें दिया गया ए कोई मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो कब स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है? अगर m लेस देन n या m ग्रेटर देन n या m इक्वल n। तो ये तो सभी को पता है कि m किसके इक्वल होना चाहिए? n के इक्वल, तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर हो गया। देखो इसी तरह से एक एक नंबर में क्वेश्चन बनते हैं, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें रो और कॉलम दोनों ही सेम होंगे, तो m इज इक्वल टू n। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। हमसे बोला गया x और y की पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करो जिससे ये दोनों ही मैट्रिक्स हम इक्वल बना सकें। तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, इक्वल मैट्रिक्स की तरह ये ट्रीट करेंगी, तो इक्वल मैट्रिक्स की तरह हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है? जैसे देखो यहाँ से 3x प्लस के 7, इसको हमने 0 के इक्वल मान लिया क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स का मीनिंग है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों ही सेम होंगे। तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस के 7/3, x की वैल्यू ये आ गई। y को इक्वल करो यहाँ से, यानी हम इसको लिख सकते हैं y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से हो गया y इक्वल टू 7। एक तो ये वैल्यू आ गई यहाँ से। उसके बाद y प्लस 1 है वो 8 के इक्वल भी है, तो यहाँ से जब हम लिखेंगे y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y इक्वल यहाँ से 7 आ गया, यानी यहाँ से भी y इक्वल 7 है और यहाँ से भी y इक्वल 7 है। तो दैट्स मीन y तो पॉसिबल है कि y दोनों जगह से सेम आ गया। अब जब हम x की बात करें तो यहाँ पर हो गया 2x 2 माइनस के 3x इज इक्वल टू 4, इधर ये प्लस का 2 है उधर जाके माइनस का, तो 3x प्लस के 2, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस के 2/3, यहाँ से x इक्वल आ गया। देखो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पर -2/3 आ रही है और यहाँ पर x की वैल्यू माइनस के 7/3 आ रही है, दोनों ही डिफरेंट वैल्यू हैं। जब दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये संभव नहीं है कि हम इसको फाइंड आउट कर सकें। उसका रीजन ये है क्योंकि y यहाँ पर डिफरेंट आया, y तो यहाँ पर सेम आया है तो y के थ्रू तो ये पॉसिबल हो गया है, लेकिन x यहाँ पर डिफरेंट है। अगर x की भी वैल्यू अगर सेम होती तो हम यहाँ पर कोई ना कोई ऑप्शन मैच करता और ये पॉसिबल था कि इसको हम इक्वल मैट्रिक्स बना सकते थे। अच्छा, इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग क्लास 11th के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ये रिलेट करेगा, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक बार इसको देखो, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि हमें 3x3 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी एंट्री 0 और 1 से करनी है हमें। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट कर ली 3x3 की, समझना इधर 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 और 3। अब सुनो पहले इधर हमसे क्या बोला गया यहाँ पर, इन सभी बॉक्स की एंट्री 0 और 1 से करनी है, मतलब 0 भी पुट कर सकते हैं और 1 भी पुट कर सकते हैं। तो हमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जाके ये समझना था कि रिपीटेशन और नॉट रिपीटेशन। यहाँ तो रिपीटेशन अलाउड है क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि प्रत्येक की एंट्री 0 से या 1 से, यानी या का मतलब अगर एंड होता तो केवल एक पॉसिबल था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर और है, तो यानी कि हम दोनों से ही यहाँ पर लिख सकते हैं। जब दोनों से लिख सकते हैं तो दोनों के पास, यानी इसको हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन की लैंग्वेज में अगर बोलें तो हर बॉक्स के पास अपने खुद के 2 ऑप्शन हैं। हर बॉक्स के पास अपने खुद के कितने ऑप्शन हैं? 2 ऑप्शन, यानी कि हम 0 भी पुट कर सकते हैं और 2 भी पुट कर सकते हैं। तो इसके टोटल कितने ऑप्शन हो गए? यानी इसको फिल करने के 2 फैक्टोरियल, इसको फिल करने के 2 फैक्टोरियल ऑप्शन है और इसको भी फिल करने के 2 फैक्टोरियल, इसको भी फिल करने के 2 फैक्टोरियल, यानी कि ओवरऑल 9 बॉक्स हैं। 9 बॉक्स को भी फिल करने के 2 फैक्टोरियल ऑप्शन हैं। तो यानी कि जब हम नंबर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, अगर
नंबर ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि सपोज करो एक मैट्रिक्स हमने 1 से बना ली, तो एक मैट्रिक्स 0 से बनाएंगे, फिर 1 से, फिर 0 से, मतलब कितनी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। तो यानी नंबर ऑफ मैट्राइसेस इज इक्वल टू, देखो यहाँ से, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 4 6, ठीक है, 8 और 1 9, क्योंकि ओवरऑल कितने ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है, और 9 के पास भी अपने 2 ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर तुम 1 पुट कर सकते हो, तो हो सकता है सभी में 0 पुट कर दो, यानी कि अपने खुद के 2 ऑप्शन है। तो ओवरऑल टोटल कितने ऑप्शन हो रहे हैं, हम लोगों ने परमुटेशन में पढ़ा था, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 128, 256 एंड 512। तो ओवरऑल कितनी मैट्रिक्स को हम यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, 512। ठीक है, इसी के साथ फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर वीडियोस को देखें।